आप लोगों के इल्म में है, मेरा तारुफ तो है, सारे दोस्त हैं कि मैं स्मेडा में डेयरी लाइफ स्टॉक सेक्टर को हेड करता हूँ और 12-13 साल से हम काम कर रहे हैं कि भाई बेसिकली स्मेडा का मकसद ये है कि दुनिया में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको पाकिस्तान में कैसे इंट्रोड्यूस कराना, जो दुनिया में बेहतरीन काम हो रहे हैं वो पाकिस्तान में इंडस्ट्री में होने चाहिए। तो उस सारे सिनेरियो में चूँकि मेरे पास डेयरी लाइफ स्टॉक सेक्टर है, तो हम ये रिसर्च की कि जो यहाँ पर पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारी वो क्यों नहीं होती यहाँ पे ज़्यादा कमर्शियल फार्मिंग। वो सामने यही बात आई कि लोकल एनिमल इस काबिल नहीं है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मीट कर सके। तो फिर हमने ये किया कि हमने इम्पोर्ट शुरू कर दी। जब इम्पोर्ट शुरू की तो पता चला कि यहाँ का एनवायरनमेंट ही कंड्यूसिव नहीं है। तो फिर हमने उसको एनवायरनमेंट को बेहतर करने की कोशिश की। तो करते कराते अब यहाँ तक बात पहुँची कि एनवायरनमेंट कंट्रोल, अगर आपने अच्छी फार्मिंग करनी है तो एनवायरनमेंट कंट्रोल करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल से मैं इस काम में लोगों को मैंने किया, बहुत कोशिश की और लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि कुछ लोगों में इसकी अवेयरनेस आ गई, लोग आ गए लोगों ने, और इनको तकरीबन 3 साल हो गए इस काम को करते हुए, और ये अगर मुतमिन है और आगे बढ़ रहे हैं तो उम्मीद है कि आगे और इंशाल्लाह इसमें और बेहतरी आएगी। तो अब प्लान ये है कि अभी हम विज़िट कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है डॉक्टर आबिद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, वो अपना आपको डाटा बता देंगे कि वो क्या साल ब साल का, कि उनकी क्या प्रोडक्शन है, क्या उन्होंने यहाँ पे क्या पाया क्या खोया। तो फिर उसके बाद जो है सारे दोस्त जो भी, मेरा ख्याल है बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं, गुजरात से, शेखुपुरा से रिजवान साहब हैं, मज़हर साहब हैं, इसी तरह गोजरा से लोग आए हैं। तो उम्मीद है कि ये सारे वो लोग हैं जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से फार्मिंग कर रहे हैं। तो इनकी तरफ से हमें जो फीडबैक मिलेगा वो हमारे लिए मशाल रहा हो। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि, और उसके बाद आबिद भाई के बाद मैं सारी कंपनियां भी कुछ आई हुई हैं हमारे पास, तो उनके भी दोस्तों को 2-2 मिनट रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी कंपनी के थोड़ा सा तारुफ करा दें। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आने वाले अपने तमाम मुस्लिम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और स्पेशली डॉक्टर अदनान साहब, इन्होंने ये सारा सेमिनार जो है ये अरेंज करवाया है यहाँ पे, इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी मेरे यहाँ पे सीनियर डॉक्टर साहबान भी बैठे हैं, उनको भी मोस्ट वेलकम कहता हूँ। तो ये फार्म जो है मैंने 13 जून 2020 को ज्वाइन किया था, कि जबकि एनिमल जो है वो 24 अक्टूबर 2019 को यहाँ पे आए। कुछ इस तरह हुआ कि इस फार्म पे जब एनिमल इंपोर्ट किए गए तो स्टार्ट में ही बबीज़िया का केस आया, तो यहाँ से टैकल ना हो सका, एनिमल एक्सपायर हो गया। 4-5 एनिमल ऐसे थे जो अबार्ट कर गए। उसकी वजह यही थी कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं था और बच्चे लोकल थे, पहले वो लोकल एनिमल के साथ डील करते थे तो एनिमल के पीछे लगते थे, एनिमल स्ट्रेस में आ गए और स्ट्रेस में आने की वजह से ही वो अबार्शन के ज़्यादा मसले इनको जो है ना पेश आए। तो जैसे ही 13 जून 2020 को मैंने ये फार्म ज्वाइन किया, उसके बाद एनिमल भी मेरे आने से पहले 1-2 एनिमल प्रेगनेंट हो सके थे। उसके बाद ब्रीडिंग के ऊपर काम किया और 100% जो है ब्रीडिंग के ऊपर काम करके एनिमल प्रेग्नेंट किए। प्रेग्नेंट करने के बाद शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह उस साल कोई अबार्शन वगैरह का यहाँ पे मसला नहीं आया, क्योंकि हर चीज़ जो है मैनेजमेंटल के लिहाज से, न्यूट्रिशन के लिहाज से, वैक्सीनेशन के लिहाज से, हर लिहाज से जो है मैंने मेंटेन की। जब काविंग हुई तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह काविंग से लेके ऑनवर्ड आज तक अभी तक इस फार्म के ऊपर 0% मोटिलिटी है काफ की। उसकी वजह ये है, काफ की मोटिलिटी होने की वजह ये होती है, सबसे पहले मैं जो फैक्टर बयान करता जाऊँ कि बेडिंग का साफ ना होना। जब बच्चे के नीचे से बेडिंग साफ नहीं होगी वहाँ पे ओबियसली बैक्टीरिया ग्रो करेगा, जो नेचुरली तौर पे बैक्टीरिया, मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं कोलिबैसिलोसिस, ई कोलाई वगैरह, वो तो वैसे ही उनको मौका मिल जाता है तो जानवरों को, बच्चे को डायरिया काज करते हैं। डायरिया की वजह से बच्चा जो है डिहाइड्रेशन में चला जाता है और बच्चा एक्सपायर हो जाता है, जो मैंने यहाँ पे इफेक्ट हो गया। दूसरा ये है कि एक प्रॉपर जो है बच्चे को हवा भी चाहिए होती है, ताकि उस हवा के ज़रिए जो बच्चे की जो बेडिंग है
वो भी नीट एंड क्लीन रहे। तो एक फैक्टर ये था। दूसरा ये है कि बाकी क्लोस्ट्रम स्टार्ट में मैं एट लिबिडो जो पहला है वो पिलाता हूँ बच्चे को जितना वो पी जाए, और हमेशा जैसे ही हम मतलब कि गाय का दूध निकालते हैं उसको फ़ौरन पिलाते हैं गरम जैसे ही 37 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि उसका दूध निकलता है वैसे पिला देते हैं। अगर वो ठंडा हो जाए तो फिर भी नुकसानदेह है बच्चे के लिए, फिर भी वो बच्चे को डायरिया लग जाता है। तो शुक्र है अल्लाह का, मैंने ये मैनेजमेंटल चीज़ें की हैं। तो अभी तक तो काफ़ की मेरे पास 0% मोर्टिलिटी है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा करूँ काम में। दूसरा कंसेप्शन रेट की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे सेक्सिमन ही यूज़ करता हूँ, और अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि मैंने 2-3 कन्वेंशनल सीमन भी रखे हैं, लेकिन वो भी मेरे पास फीमेल ही आई हैं। तो 2-3 बुल आए हैं, जो हमें 3 तो बुल आए थे लास्ट टाइम, जो हमने 6 एनिमल प्रेगनेंट मतलब के इम्पोर्ट किए थे बॉबीटेक के थ्रू, तो वो हमने भी रखे हुए हैं। वो आपको विज़िट करवा देंगे, उनका भी इधर ही है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब तक एनिमल का अगर डच ब्रीड को देखा जाए, मेरे पास डच ब्रीड है, मैंने ऑस्ट्रेलियन के ऊपर भी काम किया है, अमेरिकन का ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन फर्टिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो डच ब्रीड की फर्टिलिटी भी अच्छी है और मिल्क प्रोडक्शन भी इसकी अच्छी है, और जो मिल्क के टोटल सॉलिड जो जिस बेस पर कंपनीज परचेज करती हैं हमसे, वो भी अच्छे हैं। ऑलमोस्ट 13.5 13.4 यहाँ तक मेरे सर्दियों में आते रहे हैं। और सबसे कम जो है ना गर्मी की वजह से, क्योंकि जब स्ट्रेस होती है जानवर के ऊपर, इट मीन्स दैट के मिल्क की कंपोजिशन के ऊपर भी अफेक्ट करती है। तो वो तकरीबन 12.4 12.5 तक आते रहे हैं डच के। फर्टिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो डच ब्रीड जो है इसकी मीडियम फर्टिलिटी है, लेकिन प्रोडक्शन भी अच्छी है। एनिमल रिपीट भी करते हैं। कुछ एक एनिमल मेरे पास ऐसा है जिसको 4th लैक्टेशन के अंदर मैंने उसको सेक्सिमन के साथ प्रेग्नेंट किया, और फर्स्ट डोज के साथ, वो हर दफ़ा ही वो सेक्सिमन के साथ ही माशाल्लाह प्रेग्नेंट हो जाती है। इट मीन्स दैट कि उसका फर्टिलिटी जो इंडेक्स है वो बहुत अच्छा है। कुछ एनिमल इस तरह के भी हैं जो तीसरी डोज के ऊपर या चौथी डोज के ऊपर भी होते हैं सेक्सिमन के साथ। कन्वेंशनल की मैं बात नहीं करूँगा, मैं सेक्सिमन की बात करूँगा। अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो ये 2 से 3 सीमन ले जाती हैं, मतलब कि नेक्स्ट टाइम जो है कंसीव होने में। काविंग इंटरवल की बात करता हूँ तो जितना मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, तीसरा साल जा रहा है, तो हमारा ऑलमोस्ट तकरीबन 15 मंथ जो है वो काविंग इंटरवल रहा है। चाहे उसमें बुरे एनिमल हैं रिपीट कर रहे हैं, चाहे उसमें फर्स्ट डोज के ऊपर कंसीव हो रहे हैं, चाहे उसके ऊपर सेकंड डोज पे जो है एनिमल कंसीव हो रहे हैं। अगर मैं प्रोडक्शन के लिहाज से बात करूं, जो मैंने नोट किया है, मेरे पास अभी भी ये डाटा मौजूद है। तो फर्स्ट लैक्टेशन में जो एनिमल हमारे पास आए हैं उन्होंने ऑन एवरेज, मैं बात करूंगा 305 डेज़ की, 10 महीनों की, तो उन्होंने हमें 28 लीटर ऑन एवरेज जो हमें प्रोडक्शन दी है। और जो एनिमल हमारे पास सेकंड लैक्टेशन में है, जिनके पास डाटा मेरा कंप्लीट है, अभी थर्ड लैक्टेशन में एनिमल दूध दे रहे हैं, तो सेकंड लैक्टेशन में एनिमल ने जो दूध दिया वो 34 लीटर दिया है टनल वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर। बाकी मैं बात करूं जानवर के फीड इंटेक के लिहाज से बात करता हूं, तो जानवर का फीड इंटेक टनल वेंटिलेशन में सही है, जानवर स्ट्रेस में नहीं आता, रिफ्यूज़ल मेरा 0 है। गर्मियों के अंदर इवन भी जब ह्यूमिड सेशन था, टेम्परेचर भी हाई होता था, तो एनिमल फीड इंटेक से करते थे। उसमें यही है कि ये जो आपने स्ट्रॉन्ग फैन देखे हैं, ये मेन प्लेयर हैं, इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, क्योंकि जो एयर का फ्लो होता है वो 2 तरह का होता है। तो एक होता है टर्बुलेंट फ्लो और एक होता है लेमिनर फ्लो। जैसे अपने जिस तरह ये पेडिस्टल फैन है या जिस तरह हमारे ओपन शेड के अंदर पंखे लगे हुए हैं, तो उनका होता है लेमिनर फ्लो, डायरेक्ट हवा दे रहे थे ऊपर से जा रही होती है। लेकिन ये आपने जज किया होगा कि ये जो पंखे हैं जानवर को नीचे से भी हवा दे रहे होते हैं और ऊपर से भी हवा गुजर रही होती है। तो जानवर जितनी भी वो हीट डिसिपेट करता है ना, तो इसके थ्रू ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू जो है एयर का फ्लो अगर वो लेमिनर हो। तो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जानवर इतना ज़्यादा हीट स्ट्रेस जो है ना वो फील नहीं करता। और मैंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कभी नहीं देखा कि मेरा जानवर जो है, हाँ जब गर्मी ज़्यादा हो, ह्यूमन सेशन हो, तो जानवर का मेटाबॉलिज्म तो थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन मैंने जानवर की कभी भी ओपन माउथ ब्रीथिंग, जिस तरह जानवर जाके ट्रक के करीब खड़े हो जाते हैं इकट्ठे होके, वो एक प्रॉपर साइन होता है हीट स्ट्रेस का कि जानवर खड़ा हो गया। सारे एक जगह गैदरिंग कर देते हैं, इकट्ठे हो जाना, सब नीचे करके ओपन शेड के अंदर पास कर, ये देखा जाता है गर्मियों के अंदर और बहुत ज़्यादा देखा जाता है।
लेकिन इस तरह का कभी भी मसला नहीं बना। ओपन माउथ ब्रीथिंग मैंने देखी नहीं है। बहरहाल मेटाबॉलिज्म जो है वो होता है, साफ ज़ाहिर है, वो आप कोई सारे फार्मर बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन मैंने ये जज किया है, एक्सपीरियंस जो मेरा यहाँ का है मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसके अलावा बाकी इकोनॉमिक्स की बात करें, कितना दूध आया, कितना खर्चा पर हेक्टर? हाँ जी, जो अब हमारी जो फीड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपकी पर ईयर जो सी अराउंड द ईयर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपकी, मैं बताता चलूँ कि पहले जो हमारा बिल था, जब तक ये इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट वगैरह जो इंक्रीज़ नहीं हुए थे, तो हमारा बिल आता था 82,000 84,000 गर्मियों में ना। तो सर्दियों में हमारा बिल यही 42,000 से 43,000 रुपये चला जाता था। हाँ जी, सोलर के साथ। तो अब जैसे ही पिछले 2-3 महीनों में ये बिजली का रेट इंक्रीज़ हुआ है, तो हमारा बिल चला गया 2,10,000 2,11,000 रुपये। पिछले 2 महीनों में हमारा जो बिल आया ये इतना आया 2,10,000 रुपये 2,11,000 रुपये। लेकिन उसका भी मैं आपको ज़रा ड्रॉबैक बताता हूँ कि पिछले से पिछला महीने बारिशें होती रही हैं, सोलर भी इतना ज़्यादा फैक्ट्री काम नहीं करा, मतलब कि करता था, बादल रहते थे सारा दिन। तो एक तो हमारा सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है वो भी कम रही है, और दूसरे महीने का ड्रॉबैक ये है कि हमारे इन्वर्टर का मसला बन गया था। नहीं तो मैं आपके साथ ज़रूर इसका एग्जैक्ट डेटा शेयर करता। वो 15-20 दिन हमने इधर बुलाया बंदा, तो उसने चेक किया, उससे खैर वो सेट नहीं हुआ, फिर हमें लाहौर लेके जाना पड़ा। तो इस तरह हमारा बिल ज़्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है मेरा ख्याल है कि 1,40,000 1,50,000 ये जितना मतलब इन दिनों के अंदर बिल जो है ना वो पॉसिबल है। अच्छा, फीड का बताएं, फीड और रेशो क्या रहा आपका? 9,000 लीटर आपने एवरेज दूध दिया, हाँ उसके अगेंस्ट आपके सारे खर्चे और आमदनी क्या पॉजिटिव में है? जी, मैं बताता चलूँ आपको, मेरे एनिमल इस साल जो है ना 16 एनिमल मिल्किंग में थे, और हमारा जो दूध गया है 542 लीटर गया है, ऑलमोस्ट 34 एवरेज बन रही है। तो हमें जो इस तरह ये फीड के रेट डे बाई डे इंक्रीज़ होते गए हैं। इवन के जब कनोले का रेट 80-82 रुपये होता था, अब वही 122 रुपये पे चला गया है। ग्लूटेन का रेट भी इसी तरह था कि थैला 2100 का मिलता था, अब वही 2900 को टच कर रहा है। तो फीड रेट इंक्रीज़ होने की वजह से आजकल जो है हमें पर लीटर जो है वो जो कास्ट आ रही है 107-108 रुपीज़ पर लीटर आ रही है, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पूरे साल की है? नहीं चले ठीक है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी 72.5 रुपीज़ हमें आ रही है इसकी फीड की। इसके अलावा लेबर के हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, सारा कुछ है। और आजकल एवरेज क्या है? आजकल क्योंकि एनिमल में ट्राई किया जा रहा हूँ, तो एनिमल एडवांस प्रेगनेंट है, फिर भी हमारी एवरेज यही 21-22 लीटर चल रही है। 21-22 लीटर में 72 रुपये कॉस्ट है और 160 लीटर कॉस्ट। हाँ जी, और अगर ये जब 30, 32, 35 होती है तब क्या कॉस्ट? तब तो उस वक्त सर मैंने जब हमारा प्रोडक्शन 542 लीटर्स थी और 16 एनिमल मिल्किंग में थे, उस वक्त हमें जो कास्ट पड़ रही थी, टोटल कास्ट हुआ 68-69 रुपीज़ पड़ रही थी। लेकिन हाँ जी, टोटल कास्ट ऑलमोस्ट 56 रुपीज़ जो है हमें ये फीड वगैरह का खर्चा आ रहा था। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी थी, क्योंकि सर्दियों के दिन थे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी इतना ज़्यादा नहीं आता था, और बाकी जो लेबर वगैरह है इसका था। लेकिन आज की कॉस्टिंग बढ़ाने के बाद आज अगर 32 लीटर हो, 35 लीटर हो आपकी जो है, फिर क्या आएगी? फिर सर अभी अंदाज़ा नहीं लगाया, मैं कैलकुलेशन निकाल के फिर आपको बता सकता हूँ। तो 22 लीटर में आप कह रहे हैं कि 72 है, 72.5 रुपीज़ फीड की। 22 लीटर। हाँ जी, हाँ जी, यकीनन 35 होगी तो वो थोड़ी कम होगी, साफ ज़ाहिर है। 60 रुपये तक आएगी। हाँ जी। इसके अलावा किसी का भी कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है मेरे से। मेरा ख्याल है कोई ठीक है, बहुत शुक्रिया मिल्क किस प्राइस पे आप सेल कर रहे हैं? सर। 145 रुपीज़ 145 रुपीज़ हमने अपनी ही पैकिंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस की हुई है, और रॉ मिल्क है 2 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हम चिलर में जो है ना उसको चिल करते हैं, दैन उसकी पैकिंग करके हम उसकी फ्रीजिंग करते हैं, फ्रीजिंग करके दैन हम जो है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। डॉक्टर साहब, ये 145 प्राइस क्यों रखी है? 150 क्यों है?
इसी तरह है कि जो कस्टमर हैं लाहौर में, हम एक्चुअली जो दूध है लाहौर में डिलीवर कर रहे हैं, तो जो हमारे कस्टमर हैं वो परमानेंट हमारे साथ लगे हुए हैं, तो उनका भी हम ख्याल करते हैं। और इस तरह 10-10 रुपये करके जिस तरह फीड के रेट इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए थे, इस तरह हमने उनके ऊपर बोझ डाला है साफ ज़ाहिर है, लेकिन हमें एक्सपेंस ज़्यादा आ रहे थे, इसलिए हमने पहले हम दे रहे थे, जब स्टार्ट किया था 110 से स्टार्ट किया था, फिर हम गए हैं 120 पे, फिर 130 पे, अब 130 से 145 की है। ये लंबी और बेफ बहुत ज़्यादा पिछले दिनों चल रहा था, तो आपके आंखों में मच्छर मक्खी नहीं नजर आया क्या? सारा साल नहीं होता? जी बिल्कुल, इसके पीछे भी मैं आगे कहानी है आपको बताता हूँ कि जो वैक्सीन है ना, वो मैंने कंपनी थी एडसन, उससे मैंने डायरेक्ट ली, कोल्ड चेन उसकी मेंटेन करके लेके आया। और इसके मैं आपको ओपन शेड के बारे में बताता हूँ, उनको भी मैंने वैक्सीन यहाँ से दी, साथ अफ्ताब डेयरी है, तो उनके यहाँ भी लंपी का अटैक नहीं आया। उसकी वजह ये थी कि उसकी कोल्ड चेन जो है वो प्रॉपर मेंटेन करके एनिमल्स को लगाई गई, तो उससे अच्छे रिज़ल्ट आए। तो ना ही मेरे फार्म के ऊपर आई ये लंपी, और ना ही ये ओपन शेड था इधर साथ, ना ही उनके कोई मसला बना है। बाकी जहाँ तक बात रही मच्छर मक्खी की, तो वैसे ही सिस्टम हमारा ये कंट्रोल है। इसके अलावा हर चौथे 5वें दिन में स्प्रे करवा देता था अंदर, ताकि मच्छर मक्खी से जो है ना वो है। दूसरा सबसे बड़ा मेन प्लेयर जो है ये स्ट्रॉन्ग फैंस हैं, क्योंकि एयर का प्रेशर ही इतना ज़्यादा है। जब एनिमल वहाँ पे बंकर में बैठे हुए हैं, वो आपने खुद भी जांच किया है कि उनके ऊपर मक्खी कोई नहीं बैठी हुई, प्रेशर ज़्यादा है, तो मक्खी ने प्रेशर ज़्यादा, तो उसने मक्खी ने क्या बैठना है जानवर के ऊपर। लेकिन जब जानवर फीडिंग टेबल के ऊपर आता था, तो मुझे महसूस होता था कि पूंछ हला रहा है या जानवर पर मक्खी बैठी है, जब मैं महसूस करता था स्प्रे करवा देता था, तो उससे भी काफ़ी हद तक अफाका हुआ है। फैट बताइएगा, फैट और एलआर आपकी कितनी आती है? एलआर सर मेरी मैं चेक करता रहा हूँ 29, 28.5 इतनी आती रही है, और फैट सर्दियों के अंदर जो पीक गई है 4.95 तक गई है, और गर्मियों के अंदर हमारी जो मिनिमम रही है ना वो 3.7 to 3.8 इतने तक आती रही है। नई जिद्दत आपको पता है, जिस तरह समेड़ा हर वक्त कोई ना कोई नई जिद्दत के पीछे लगा होता है, तो हमने एक फीड में भी एक कोशिश करके हाई टेक फीड से, और दूसरे लोग भी कर रहे हैं, इसे TMR को इंट्रोड्यूस करवाया। तो मैंने असदुल्ला को स्पेशली बुलाया यहाँ पे कि असदुल्ला यहाँ पर आकर हमें बताएं कि TMR ये खिला रहे हैं मुख्तलिफ 2 फार्म्स पे, तो इन्होंने क्या फ़र्क देखा है और उसका क्या फ़ायदा महसूस किया है छोटे फार्मर्स के। थैंक यू। या अगर वो समझते हैं कि दरमियान है, क्योंकि ये खुद फीडिंग कंसल्टेंट हैं, तो इनके मुंह से खुद सुनेंगे क्या। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम जी डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला ख़ान है, और मैं नेशनल काइयों का डॉक्टर हूँ सबसे पहले तो ये, और मेरा डेयरी फार्मिंग का नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और IVF जो है मेरी स्पेशलिटी है जी। और मुझे अदनान भाई का सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ, और आप सबका शुक्रिया कि प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बात करने का मौका मिला। तो सबसे पहले तो जी आजकल अक्सर सवाल ये किया जाता है कि जो डेयरी फार्मिंग है इसका क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है। ज़ाहिर हम डेयरी लाते लिए हम करना की है, करनी है ये, मतलब करनी है तो किमें करनी है, तो एक बड़ा ये इम्पॉर्टेंट जो है ना सवाल होता है। मैंने रिसेंटली बल्कि इसके ऊपर कुछ सर्वेज डिफरेंट इंडिपेंडेंट सर्वेज थे वो मैंने जो है वो देखे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया नान साहब ने भी कि मैं डेयरी कंसल्टेंट हूँ। उसके अलावा मेरा एक बैनुल-अक़वामी अदारा है तहकीक का, जो कि जानवरों की खुराक के शोबे में तहकीक करता है, उसके साथ मैं मुंसलिक हूँ एज डायरेक्टर रिसर्च पाकिस्तान के लिए। तो उसमें हमने अभी तक यही देखा, क्योंकि जिनका साहब का ये फार्म है ये खुद भी एक क्रिकेटर हैं, तो चलें क्रिकेट की मिसाल दे देते हैं। ज़्यादातर लोग आप में से क्रिकेट देखते होंगे। 2009-10 के दौरान जब हम मैच देखते थे, तो अक्सर हमने ये अक्सर मैं जब मैं मिसाल कोट करता हूँ, तो हम देखते थे कि ग्राउंड के अंदर जो एरियल शॉट्स होते थे ना कैमरा से, हमारे कैमरा मैन भी यहाँ पे खड़े, तो वो अक्सर हेलीकॉप्टर से कैमरा मैन जो है लेता था। आज देखिए 10 साल के अरसे में एक छोटा सा डाउन उठता है, उससे कहीं अच्छे शॉट्स ले लेता है। यानी 10 साल के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो गई, चीज़ें जो है वो शिफ्ट हो गई। तो अदनान भाई ने जब बात की TMR एक नया कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी हाईटेक फीड्स के हवाले से हम इसको यूज़ करना चाहिए। मैंने कहा जी हम क्योंकि रिसर्च के बंदे हैं, साइंटिस्ट हैं, हमने तो ओपन हमारा माइंड है, हम ये नहीं कहते जी कि हमने
हम हरफ़े आखिर हैं, हमारा 10-15 साल से हम डेयरी में, हमने कहा ठीक है हम देखते हैं इसको, कोई इसमें मसला नहीं। इवन डेयरी का जो स्कोप है, अगर आप देखें रिसेंटली जो पाकिस्तान के अंदर सैलाब आए हैं, उसमें आप ये देखें कम से कम भी कोई 3-4 मिलियन, एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक कोई 40 लाख जानवर ऐसे हैं जो कि बह गए हैं। सप्लाई एंड डिमांड का एक बहुत बड़ा गैप है जो कि होने वाला है, जिसको हमने बीट करना है, जिसके ऊपर काम करना है। उसके अलावा एक दूसरी बात ये भी है कि ये वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के तहत पूरी दुनिया में काम हो रहा है कि आप किसी भी शोबे से मुंसलिक हो, आप इंजीनियर हो, आप अकाउंटेंसी से हो, आप डॉक्टर हो, आप वेटनेरियन हो, आप MBBS डॉक्टर हो, वट एवर यू आर, आप ह्यूमैनिटी के लिए एक वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करें, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर मैं ये समझता हूँ कि डेयरी के अगले 10-15 साल कम अज़ कम जो है वो तो बूम के हैं, वो तो बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए, और ये सप्लाई एंड डिमांड का गैप मैं नहीं समझता कि बहुत जल्दी फुलफिल किया जा सके। अच्छा, मैंने जो क्रिकेट वाली मिसाल दी थी वो इसलिए मैंने दी थी कि हमने ये देखना है कि जो भी एडवांसमेंट्स होती हैं डेयरी के अंदर, मैं जब इंटरनेशनल विजिट्स पे था कुछ यूरोप में भी और इवन UAE में मैं रहा हूँ, दुबई में फार्म्स के ऊपर, तो मैं वहाँ पे यही चीज़ देखता था कि क्या वजह है कि ये फार्मर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और हमारा फार्मर स्ट्रगलिंग है। तो यकीन जानिए कि मैं सिर्फ इसी नतीजे में पहुँचा हूँ कि वो लोग 100 एनिमल्स का फार्म डाल के कहते हैं हमने बहुत बड़ा फार्म डाल लिया, और उसके लिए वो हर चीज़ जो है ना वो स्टेट ऑफ द आर्ट करते हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि जी कोई गल नहीं, 100 जानवर तो है, दिता वेख लेगा, खैर है। तो उस खैर के चक्कर में खैर होती नहीं है बेसिकली। तो फीड एफिशिएंसी का दौर है, ठीक है। तो मैं, क्योंकि अदनान भाई ने बहुत ज़्यादा बात कर दी TMR की, मैं नहीं चाहता कि कोई बायस्ड बात हो जाए, एक ओपन रिव्यू है इसमें, एक ओपन बात है। तो फीड एफिशिएंसी के जो हालात हैं उसमें देखें, जो बंदा ज़्यादा एफिशिएंट है, अपने एनिमल से जो मैक्सिमम रिटर्न्स ले रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बड़े अच्छे से बयान किया जी कि ये इनका मुझे भी बड़ा अच्छा लगा है सेटअप में आके कि जी इन्होंने देखा जी मोर्टेलिटी काफ़ी हद तक इनकी रिड्यूस हुई है, ओवरऑल एनिमल की प्रोडक्शन बेहतर है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जबकि हम तो हमेशा जो है ना ओपन शेड्स के ही हक में रहे हैं, ओपन शेड्स को ही देखते हैं। इसी हवाले से हमने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया है कि आप हमें कम से कम 1-2 साल का डेटा दें, हम इसको एक इंडिपेंडेंट स्टडी कर लेते हैं ओपन शेड के साथ। हम तो ओपन शेड्स, मेरे पास इस टाइम अनगिनत फार्म्स हैं जो कि ओपन शेड्स जो कि हम जिनको मैनेज कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी बेस्ड ऑन डेटा हम कर लेते हैं कि ओके अगर ये सिस्टम वायबल है तो ठीक है, वाई नॉट दिस वन, ठीक है जी। अब बात हो रही है फीड एफिशिएंसी की, जो कि सर ने भी बात की। अच्छा, फीड एफिशिएंसी का बड़ा जो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में इस टाइम जो प्रैक्टिस हो रहा है उसमें काफ़ी सारी जो आपकी ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की कंपनीज़ हैं, जो कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो अमेरिकन ब्रीड है वो अपने लिहाज से बहुत अच्छी ब्रीड है, मैंने उस पर भी काम किया है, कर रहा हूँ स्टिल, बल्कि कोई लगभग 2000 एनिमल हैं अभी। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन के ऊपर हम पायनियर्स में से हैं, डेयरी इंडस्ट्री के शुरू से ही हम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन के ऊपर काम। तो डच के ऊपर भी काम किया है, डच इम्पोर्ट्स में रहे हैं हम, हमें पता है इसका ऑलरेडी। तो आपके पास डच है, ऑस्ट्रेलियन है या अमेरिकन है, वो मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि आपकी फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो क्या एफिशिएंट हैं। फीड एफिशिएंसी के ऊपर सबसे पहले तो मेन रोल आपका आ जाता है जेनेटिक्स के ऊपर। जो आपकी जो गाय है, जो एक गाड़ी है, उसके इंजन ने ये चीज़ डिसाइड करनी है कि जो माइलेज है वो कितनी देगा, ठीक है जी। अगर गाड़ी फ्यूल एफिशिएंट है तो डेफिनेटली फ्यूल एफिशिएंसी पे जाएगी, नहीं है तो नहीं जाएगी। तो जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आप कोशिश करें कि अपने एनिमल्स को जो है वो फीड एफिशिएंट बनाने की तरफ जाएं। दूसरा फीड एफिशिएंसी में आ जाता है कॉस्टिंग, ठीक है जी। जो जाहिर सी बात है हम बल्क बायर्स हैं, ठीक है। मैं एक बात करता हूँ अपने फार्म के लिए, जो सोया कैनोला, जैसे मैंने अभी 7000 टन जो है वो साइलेज बनाया है, जाहिर सी बात है छोटे फार्म पे 7000 टन सारे तो नहीं बनता, जो कास्ट मुझे पड़ी है वो किसी को नहीं पड़ सकती। लेकिन मसला ये है कि कंसोलिडेशंस नहीं है पाकिस्तान। एक फार्मर दूसरे फार्म को कभी सही फिगर नहीं बताता। मैं खुद फार्मर हूँ, इसलिए ये नहीं है कि डॉक्टर आके बता रहे हैं, मैं खुद फार्मर हूँ, मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ। एक दूसरे को अगर सपोर्ट किया जाए, फार्मर्स जो यूनियन है वो एक दूसरे को हेल्प आउट करें, तो उसमें काफ़ी हद तक ये फ़ायदा हो सकता है। एक तो कॉस्ट एफिशिएंसी के ऊपर काम किया जा सकता है। तीसरे नंबर के ऊपर जी बात करते हैं, इस पर एक जो कन्वेंशनली हम देख सकते हैं, पहले फार्मिंग थी ओल्ड स्कूल फार्मिंग, फिर हम मॉडर्न डेयरी फार्मिंग की तरफ आए, जिसमें हमने वंडा, साइलेज और बाकी फीड फॉर्मुलेशन, फीड एडिटिव्स, इन सब चीज़ों के ऊपर काम शुरू किया। अब एक नया कॉन्सेप्ट ये है जी कि अब TMR एक मिक्स सा राशन होता है, ठीक है जी। उसको वीट स्टॉक बेस्ड होता है बेसिकली ये कि अगर फॉर एग्जांपल एक फार्मर नहीं, छोटा फार्मर है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि जी साइलेज अलग से वो 3 महीने का स्टॉक करे, क्योंकि साइलेज की शॉर्टेज है क्वालिटी साइलेज की।
या वो फॉर एग्जांपल वनडे की इंग्रेडिएंट्स की जो है इशू आता है, तो वो TMR बेस्ड एक PhD डॉक्टर साहब हैं, उनके जो है वो एक रिसर्च प्रोडक्ट है, तो उस हवाले से यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास 2 फार्म्स हैं, न्यू स्टार्टअप्स हैं, तो उनके ऊपर हम उनको काम यूज़ करवा रहे हैं। फिलहाल तो मैं कोई हतमी इसमें नहीं बता सकता आपको कि जी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या इसका फुल रिप्लेसमेंट है या नहीं है, लेकिन सो फार मैं ये समझता हूँ कि रिजल्ट उसके बेहतर लगे हैं। मैं मज़ीद जैसे जैसे इसका डेटा हमारे पास कलेक्ट होगा मैं डॉक्टर साहब के साथ शेयर भी करूँगा। बाकी इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। हेल्थ वाइज मुझे एनिमल बेहतर लगे हैं। जो प्रोडक्शन वाइज में देखूँ तो जिस तरह से हम कन्वेंशनल फार्मिंग करते हैं या मॉडर्न डेयरी फार्मिंग में यूज़ कर रहे हैं, उसके एन मुताबिक ही हमें सो फार लगा है। आपकी तवज्जो से सुनने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर किसी का सवाल है तो बताइए प्लीज़। कॉस्ट के बारे में बता दें। हाँ सर, जो सो फार जो उसकी कॉस्टिंग है वो आप ये देख सकते हैं कि 3 रुपये कम से कम आप कह रहे हैं पर केजी हमें कम पड़ता है अगर हम साइलेज और कंसनट्रेट का कम्बिनेशन करके करें। वो वट एवर योर कॉस्ट उससे तकरीबन 3 रुपये पर केजी कम पड़ता है। और अब पर एनिमल पर डे की बात करें, देखें वो आपकी डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि पास ड्राई मैटर इनटेक कितनी है, आप कौन से एनिमल की बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप हेफर्स में यूज़ कर रहे हैं या हेफर्स में तो रिकमेंडेड नॉर्मली नहीं, जो अगर 20 के जी खाता है वो 15-16 के जी इनटेक उसकी नॉर्मली है उसकी, और मेरे ख्याल से जो है ना वो बिल्कुल ठीक चल रहा है उसमें सो फार। दैट्स बहुत कुछ चीज़। इंग्रेडिएंट्स इसमें सारे हैं जी सर, जो क्लेम है कंपनी के, जो मैंने इसकी फॉर्मुलेशन देखी, क्योंकि मैंने तो उनको अपना फार्मूला बना के दिया था कि मुझे इस फॉर्मुलेशन के तहत जो है ना इसका रिप्लेसमेंट चाहिए। डेफिनेटली उसकी उन्होंने एनर्जी मुझे पूरी करके दी थी ड्यू टू डिफरेंट रिसोर्सेज से, उसके डिफरेंट उन्होंने ट्रीटमेंट्स किए हैं। ठीक है, बेसिकली वीट स्ट्रा होती है उसको ट्रीट किया जाता है, फिर उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं। ठीक है, इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो आप कह रहे हैं इंग्रीडियंट सारे नहीं हैं। हाँ, अगर आप उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करेंगे वो आपको कंप्यूटर के ऊपर पूरी मिलती है, लेकिन अगर आप उसको टेल टू टेल या हेड टू हेड आप उसको कंपेयर करेंगे तो वो सेम नहीं है। जी सर। ये आप बता दें वो 20 या 30 लीटर वाले को क्या कितना देना है? सर सो फार तो हम 16 kg दे रहे हैं जो एज पर रिकमेंडेड है उनसे, तो हमें वी आर ओके विद दैट। Exact price क्या है? सॉरी Exact price is सर क्योंकि सॉरी price. एग्जैक्ट प्राइस जो है वो सर, क्योंकि मैं कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ तो बेसिकली वही शेयर करते हैं। नहीं 16 kg ड्राई मैटर, 16 kg सो फार ड्राई हमने 16 kg दिया है। ड्राई मैटर या टोटल? 16 kg पर एनिमल अभी तक रिकमेंडेड है, जैसे फ्यू डेज बैक हमने शुरू किया तो सो फार 16 kg बस। 16 kg। और दूध कितना है आपका? यासीन भाई इधर आओ यहाँ पे। अच्छा, जो मैं दूध के हवाले से बता दूं, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया कि ये स्टार्टअप है, ठीक है, इस एनिमल इस फार्म के ऊपर अभी जस्ट जो है 20 लीटर की एवरेज है। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ने पहले बहुत बड़ी बातें की, तो 20 लीटर की एवरेज की बात क्यों कर रहे हैं? मेरे पास ऐसे फार्म भी हैं जो कि मॉडर्न डेयरी फार्मिंग के ऊपर 27, 26, 28 की एवरेज हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, लेकिन वो इस TMR के साथ नहीं है। जब इस TMR को हमने स्टार्ट किया था तो ये फार्म क्योंकि एक बिल्कुल रुला हुआ फार्म हमें मिला था, इसके ऊपर उस टाइम एवरेज चल रही थी 10-11। हमने उसकी काफ़ी सारी चीज़ें सेट की हैं, तो अब हम उसको बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सो फार अभी हम 20 लीटर की एवरेज पे पहुंच चुके हैं, जो कि मेरे लास्ट विजिट पे मुझे उन्होंने बताई है, सो फार डेटा बता रहा है इसके मुताबिक।